सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईआर थ्योरीज के क्रैश कोर्स 2 को। इससे पहले हमने आईआर थ्योरीज के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था आईआर ग्रेड डिबेट्स को, आइडियलिज्म को, रियलिज्म को, नियो रियलिज्म को और कंस्ट्रक्टिविज्म को। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म को, न्यू लिबरलिज्म को, ट्रेडिशनलिज्म को, बिहेवियरलिज्म को और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरीज को। अब हम ये समझ लेते हैं कि लिबरलिज्म क्या है। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि लिबरलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि आईआर में 3 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करता है, जिनमें पहला प्रिंसिपल ये है कि ये रियलिज्म की पावर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है। ये कहता है कि पावर पॉलिटिक्स आईआर में केवल एक ही पॉसिबल आउटकम नहीं है, और साथ में ये रियलिज्म का जो सिक्योरिटी और जो वॉरफेयर है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करता है। वहीं इसका दूसरा प्रिंसिपल है कि ये कहता है कि आईआर में म्यूचुअल बेनिफिट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पाया जाता है, यानी कि पॉसिबल है। और तीसरी बात ये कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म की कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को, जिनमें पहली फीचर ये आती है कि क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये भी स्टेट्स की तरह की एक्टर्स होते हैं आईआर में। दूसरी ये फीचर बताता है कि जो स्टेट्स होते हैं उनकी आईआर में इम्पोर्टेंट भूमिका तो होती है, लेकिन साथ में इनके बीच कोऑपरेशन पाया जाता है। और साथ में ये कहता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनकी भी आईआर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ में ये कहता है कि स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहता है कि जो स्टेट्स होते हैं इनकी आईआर में इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है, यानी कि स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। और ये कहता है कि ह्यूमन रीजन भी इम्पोर्टेंट होता है आईआर में, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं ये विवेकशील होते हैं और ये सही व गलत का फासला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहता है कि आईआर में मोरालिटी यानी कि नैतिकता पॉसिबल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहता है कि रूल और रेगुलेशन को स्थापित करने के लिए, स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहता है कि जो स्टेट के इंटरेस्ट्स होते हैं ये डायनामिक होते हैं, यानी कि सिचुएशन के अनुसार बदलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करता है, ध्यान केंद्रित करता है। वहीं दूसरी तरफ क्लासिकल लिबरलिज्म बात करता है ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर की, यानी कि ह्यूमन नेचर को ये आशावादी मानता है, सकारात्मक मानता है। और साथ में ये बात करता है कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको पूरी दुनिया में स्प्रेड किया जाए ताकि हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सके। और साथ में ये फोकस करता है इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टीज एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब हम लिबरलिज्म के 3 इमेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला इमेज आता है ह्यूमन नेचर, यानी कि लिबरलिज्म का जो फर्स्ट इमेज है ये बात करता है मानव स्वभाव की। तो खास बात यह है कि इसको दिया गया था मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड कॉबडेन के द्वारा। और ये फोकस करता है इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर, फ्री ट्रेड के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी एंड इंटरडिपेंडेंस के ऊपर। वहीं दूसरी खास बात यह है कि जो इसका सेकंड इमेज है ये बात करता है द स्टेट की, यानी कि राज्य की ये बात करता है। और ख़ास बात यह है कि इसको दिया गया था वुडरो विल्सन के द्वारा, और इसको जो दिया गया था ये 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में दिया गया था। और ख़ास बात ये भी है कि ये फोकस करता है नेचुरल सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर, ओपन गवर्नमेंट के ऊपर, पब्लिक ओपिनियन एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी की भी ये बात करता है। वहीं लिबरलिज्म का जो थर्ड इमेज है ये बात करता है स्ट्रक्चर्स की, यानी कि आईआर में जो संरचनाएं होती है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और इसको दिया गया था J.A. हॉब्सन के द्वारा अर्ली 20th सेंचुरी में। और ख़ास बात ये भी है कि ये फोकस करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम के ऊपर। क्लासिकल लिबरलिज्म का एमर्जेंस होता है 17th सेंचुरी में, और ये फोकस करता है फ्रीडम, कॉपरेशन, पीस एंड प्रोग्रेस के ऊपर,
इसके की थिंकर्स रहे हैं लॉक, स्मिथ, कांट एंड बेंथम। और ख़ास बात यह है कि इसकी 3 इम्पोर्टेंट कोर वैल्यूज़ है, यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म 3 इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करता है, जिसमें पहली वैल्यू है ह्यूमन प्रोग्रेस। ये कहता है कि ह्यूमन जो प्रोग्रेस है यानी कि मानव की उन्नति है वो संभव है। क्यों है? क्योंकि मानव के पास रीज़न होता है, तर्क होता है, और जब तर्क होता है तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करते हैं, और जब कॉपरेशन करेंगे तो ह्यूमन प्रोग्रेस होना स्वाभाविक है। लिबरलिज्म में पहले थिंकर का नाम आता है जॉन लॉक, और ये ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश फिलोसोफर रहे हैं, और इनको जाना जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो लिबरल स्टेट्स होते हैं उनको रूल ऑफ लॉ की पालना करनी चाहिए, जिसको आप डच भाषा में रेफ्टस्टाट कहते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे, जिनमें पहला वर्क आता है एन.एस. से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा आता है टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। वहीं दूसरे थिंकर का नाम आता है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ की जब हम बात करते हैं, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर रहे हैं, और इन्होंने बात की कमर्शियल लिबरलिज्म की, जिसमें कि फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक फ्रीडम को बढ़ावा दिया जाता है। और इनके प्रमुख वर्क का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 को पब्लिश होती है। इमैनुअल कांट का जन्म होता है 1724 को, और इनकी डेथ होती है 1804 को। और इमैनुअल कांट जर्मन फिलोसोफर रहे हैं और एक एनलाइटनमेंट थ्योरिस्ट रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनको जाना जाता है फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन लिबरलिज्म, और इन्होंने फेमसली कहा भी था कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स डू नॉट मेक वॉर्स, यानी कि जो लोकतांत्रिक राज्य हैं ये कभी भी युद्ध नहीं करते हैं। और इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट नोशंस दिए, जिनमें पहला नोशन आता है परपेचुअल पीस। इन्होंने कहा कि जो पीस है उसको हम स्थायी रूप में स्थापित कर सकते हैं, यानी कि जो परपेचुअल पीस है उसको पॉसिबल किया जा सकता है। कैसे पॉसिबल किया जा सकता है? तो इन्होंने अपने दूसरे सिद्धांत में कहा कि डेमोक्रेसी के द्वारा ही परपेचुअल पीस को स्थापित किया जा सकता है, यानी कि लोकतंत्र ही ऐसा शासन है या ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर हम स्थायी रूप में शांति को स्थापित कर सकते हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जैसे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, दूसरा व्हाट इज एनलाइटनमेंट, तीसरा परपेचुअल पीस ऑफ फिलोसॉफिकल स्केच। अब हम डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहती है कि जो लोकतंत्र होता है उसके द्वारा ही परपेचुअल पीस यानी कि पीस को स्थापित किया जाता है, और जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं ये कभी भी एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते हैं, बल्कि इसके उल्टा जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं उनके द्वारा ही परपेचुअल पीस को स्थापित किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि डेमोक्रेटिक जो पीस थ्योरी है इसके कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है इमैनुअल कांट का, दूसरा नाम आता है माइकल डॉयल का, और तीसरा नाम आता है ब्रूस एम रसेट। ब्रूस एम रसेट याले यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़ के प्रोफेसर रहे हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला वर्क आता है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरा वर्क आता है ग्रेस्पिंग द डेमोक्रेटिक पीस। वहीं दूसरी तरफ वुडरो विल्सन यूएस पॉलिटिशियन रहे हैं, और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने यूएसए को 28th प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया, और इन्होंने लिबरलिज्म का सेकंड इमेज दिया, जिसे द स्टेट कहा जाता है, जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया है। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने 8 जनवरी 1918 को लिबरल ट्रेडिशन में 14 प्रिंसिपल्स दिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अगले स्कॉलर का नाम आता है माइकल डॉयल। माइकल डॉयल अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरिस्ट रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को दिया, जो कि इन्होंने इमैनुअल कांट से बोरो किया। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने लिबरल जोन ऑफ पीस थ्योरी दी, जिसके अंतर्गत इन्होंने कोट किया, पीस इज पॉसिबल ओनली इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक स्टेट्स शेयर कॉमन मॉरल वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि जो पीस है वो केवल पॉसिबल है डेमोक्रेसी के अंतर्गत, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही जोन ऑफ पीस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है।
क्योंकि डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स होते हैं ये कॉमन मॉरल वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, साझा करते हैं। माइकल डॉयल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इनका पहला वर्क आता है एम्पायर्स, दूसरा आता है वेज ऑफ वॉर एंड पीस, तीसरा आता है मेकिंग वॉर एंड बिल्डिंग पीस, अगला आता है स्ट्राइकिंग फर्स्ट और अगला आता है लिबरल पीस। और अगला इनका जो ऐसे हैं वो है लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगले थिंकर का नाम आता है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा यूएस पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड आईआर थ्योरिस्ट रहे हैं जिन्होंने दो इम्पोर्टेंट नोशंस दिए, जिनमें पहला नोशन आता है एंड ऑफ हिस्ट्री। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि जो कोल्ड वॉर हुआ था दो विचारधाराओं के बीच, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच, उसका अंत हो गया है क्योंकि लिबरल जो डेमोक्रेसी है यानी कि जो कैपिटलिज्म है उसकी जीत हो गई है और जो कम्युनिज्म है वो कोलैप्स कर गया है। वहीं इनका दूसरा नोशन था डेमोक्रेटिक पीस थीसिस, जिसमें इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है उसी के द्वारा पीस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, यानी कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसी के ऊपर यानी कि उसी के बेस पे पीस को स्थापित किया जा सकता है। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं जिनमें पहला वर्क आता है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, दूसरा वर्क आता है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, तीसरा वर्क आता है द ग्रेट डिसरप्शन और अगला वर्क आता है लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स। लिबरलिज्म का अगला प्रकार आता है इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। तो जब हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म की तो ये शुरू होता है 1970s एंड 1980s में। और दूसरी खास बात यह है कि ये बात करता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टेट्स, यानी कि ये कहता है कि जो राज्य होते हैं उनके बीच जटिल अंतर्निर्भरता पाई जाती है, आपस में जुड़े होते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि ये बोलता है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन के द्वारा ही पीस यानी कि शांति को स्थापित किया जा सकता है। और ख़ास बात ये भी है कि जो इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म है ये बात करता है राइज ऑफ लोअर पॉलिटिक्स। अब लोअर पॉलिटिक्स क्या होती है, हायर पॉलिटिक्स क्या होती है, इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म के दो इम्पोर्टेंट की थिंकर्स रहे हैं जिनमें पहला नाम आता है रॉबर्ट कोहेन और दूसरा नाम आता है जोसेफ नाई। रॉबर्ट कोहेन ने बात की थी एक इम्पोर्टेंट टर्म की जिसका नाम है रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। ये कहते हैं कि जो मिलिट्री अफेयर्स होते हैं उनमें रेवोल्यूशन आनी चाहिए, क्रांति आनी चाहिए। वहीं जोसेफ नाई ने एक टर्म को कॉइन किया था जिसका नाम है सॉफ्ट पावर। ये कहते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं उनके द्वारा डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर को यूज़ किया जाता है। अब सॉफ्ट पावर क्या होती है, इसमें पावर यानी कि जो मिलिट्री या फिर वेपन्स होते हैं उसकी जगह जो कल्चरल हेरिटेज होती है, सोशल इकोनॉमिक नॉर्म्स होते हैं, उसके द्वारा वर्ल्ड लेवल पे हेजेमनी स्थापित की जाती है किसी भी कंट्री के द्वारा। जैसे इंडिया के लिए योगा एक सॉफ्ट पावर है, वहीं यूएस के लिए हॉलीवुड एक सॉफ्ट पावर के रूप में दर्शाता है। अब हम हायर पॉलिटिक्स एंड लोअर पॉलिटिक्स में भी डिफरेंस को देख लेते हैं। तो रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई ने लोअर पॉलिटिक्स एंड हायर पॉलिटिक्स की बात की। तो एक तरफ हायर पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ लोअर पॉलिटिक्स है। हायर पॉलिटिक्स फोकस करता है वॉर, पावर, पीस, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री के ऊपर। वहीं लोअर पॉलिटिक्स फोकस करता है इकोनॉमिक्स, ट्रेड, एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर। वहीं हायर पॉलिटिक्स कहता है कि इसके एक्टर्स स्टेट्स होते हैं, वहीं लोअर पॉलिटिक्स कहता है कि इसके एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। वहीं हायर पॉलिटिक्स कहता है कि ये रियलिज्म के साथ जुड़ा है, यानी कि हायर पॉलिटिक्स रियलिज्म के साथ जुड़ा है, ये रियलिज्म की अवधारणा है। वहीं लोअर पॉलिटिक्स जुड़ा है लिबरलिज्म के साथ। वहीं दूसरी तरफ हायर पॉलिटिक्स बात करता है कि आईआर में हमेशा से एनार्की पाई जाती है, अराजकता पाई जाती है और एंडलेस वॉर होते हैं। वहीं लोअर पॉलिटिक्स कहता है कि स्टेट के बीच क्योंकि इकोनॉमिक कॉपरेशन पाया जाता है, इस वजह से स्टेट के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है। अब हम रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यूएस लिबरलिस्ट्स एंड आईआर थ्योरिस्ट रहे हैं जो कि बात करते हैं लोअर एंड हायर पॉलिटिक्स की, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया
कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। और इस नोशन के अंतर्गत ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है डेवलप्ड हो चुका है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच 1980 और 90 के दशक में, और इसी को कोहेन एंड नाई ने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहा। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने आगे लिखा कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर हायर पॉलिटिक्स की जगह अब लोअर पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश हो चुकी है, क्योंकि इनके बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप को अच्छे से समझा जा सकता है, यानी कि डेवलप हुआ है, और इसी को इन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहा। और ख़ास बात ये भी है कि जोसेफ नाई ने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासतौर पे जो रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि इन्होंने इसे कहा आईआर का पावर आइलैंड। कोहेन एंड नाई के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला वर्क आता है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन, दूसरा आता है आफ्टर हेजेमनी, तीसरा आता है नियो रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, अगला आता है सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और अगला आता है स्मार्ट पावर, और अगला आता है न्यूक्लियर एथिक्स, और लास्ट आता है द फ्यूचर ऑफ पावर। तो ये जितने भी वर्क्स हैं इनको आप अच्छे से याद कर लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिबरलिज्म का अगला प्रकार आता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। तो ये स्टार्ट होता है 1970s में, और ख़ास बात यह है कि ये फोकस करता है स्टेट के बीच ट्रांसनेशनल रिलेशंस के ऊपर, यानी कि जो स्टेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि ये आईआर में प्लूरलिज्म यानी कि बहुलवाद पर फोकस करता है, जिसमें ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राज्यों की प्रधानता होती है, सभी राज्य अंतर्क्रियाएं करते हैं, ना कि रियलिज्म की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ही स्टेट्स पाए जाते हैं या उनकी प्रधानता होती है, ऐसा ये रिजेक्ट करता है। और अगला पॉइंट ये है कि ये फोकस करता है कि स्टेट्स के बीच इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है, क्योंकि सभी स्टेट एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और साथ में सभी स्टेट्स एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एनार्की यानी कि अराजकता होती है, लेकिन साथ में स्टेट्स पीस और सिस्टम को भी चाहते हैं, उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि इसके जो थिंकर्स रहे हैं उनमें पहला नाम आता है जेम्स रोजेनाउ, दूसरा नाम आता है जॉन व्हार्टन, तीसरा नाम आता है कार्ल ड्यूश, और चौथा नाम आता है रिचर्ड कॉब्डेन। जेम्स रोजेनाउ यूएस पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड इंटरनेशनल अफेयर स्कॉलर रहे हैं, और इन्होंने इंटरनेशनल स्टडीज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया 1984 से 1985 तक। और ख़ास बात यह है कि रोजेनाउ ने पोस्ट कोल्ड वॉर को फेज ऑफ पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूप में बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एक कोट दिया जिसमें इन्होंने कहा, एनार्की इज़ नॉट एंटायरली डेड, traditional international politics was based on billiard ball model, while modern international politics is based on cobweb model। इसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि जो एनार्की है, जो अराजकता है, वो पूरी तरह से डेड नहीं हुई है, मृत नहीं हुई है, बल्कि अभी भी जीवित है। और इन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये आधारित है बिलियार्ड बॉल मॉडल के ऊपर, जो कि रियलिज्म की देन है। साथ में इन्होंने ये कहा कि जो मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये बेस्ड है कॉबवैब मॉडल के ऊपर, जो कि न्यू लिबरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बात करता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, दूसरा आता है द स्टडी ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, अगला आता है रेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अगला आता है टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और अगला आता है द स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और लास्ट आता है थिंकिंग थ्योरी थॉरोली। अगले थिंकर का नाम आता है जॉन ब्रूटन। तो जॉन ब्रूटन ऑस्ट्रेलियन थिंकर, ऑथर, डिप्लोमेट एंड एकेडमिशियन रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने आइडिया दिया कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन का, और तीसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने कॉबवैब मॉडल ऑफ आईआर दिया, साथ में इन्होंने ह्यूमन नीड्स थ्योरी की बात की। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला आता है इंटरनेशनल रिलेशन और जनरल थ्योरी, दूसरा आता है वर्ल्ड सोसाइटी, तीसरा आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक, एंड चौथा आता है कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन नीड्स थ्योरी।
तो जितने भी इनके वर्क्स हैं इनको अच्छे से आप नोट कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम कॉब-वेब मॉडल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसको दिया था जॉन बुर्टन ने। तो जब हम बात करते हैं कॉब-वेब मॉडल की, तो सबसे पहली बात ये है कि ये फोकस करता है कि नेशन स्टेट के बीच मल्टीपल रिलेशन पाए जाते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कहता है कि जो ट्रांसनेशनल रिलेशन हैं वो भी पाए जाते हैं स्टेट्स के बीच। और तीसरी बात ये कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के रूप में उभर रहा है। क्यों उभर रहा है? क्योंकि स्टेट के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गई है। और अगली बात ये कहता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है अब इसकी जगह वेलफेयर ऑफ द पीपल ने जगह ली है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को अब रिप्लेस किया है वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो नेशनल सिक्योरिटी इशू था, ख़ास तौर पे जो रियलिज्म है उसका कोर सिद्धांत था, उसको अब रिप्लेस कर लिया है वेलफेयर ऑफ द पीपल की अवधारणा ने। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके कुछ आधारभूत स्तंभ है, यानी कि की आइडियाज़ हैं, जैसे इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। और ख़ास बात ये भी है कि ये बोलता है कि आईआर में जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ है और ट्रेड है, उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जो मिलिट्री फोर्सेस है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हायर पॉलिटिक्स है, उसका अब बहुत ही कम इम्पोर्टेंट रोल रह गया है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड कॉबडेन 19th सेंचुरी के लिबरल इंग्लिश फिलोसोफर रहे हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म को डिफाइन किया एज a little intercourse between the governments, as much connection as possible between the nations of the world। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म होता है, ये जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती है उनके बीच इंटरकोर्स, और जो नेशंस होते हैं दुनिया के, उनके बीच जो कनेक्शन होता है, उसको इन्होंने सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की संज्ञा दी। लिबरलिज्म के अगले प्रकार का नाम आता है कॉमर्शियल लिबरलिज्म। तो कॉमर्शियल लिबरलिज्म फोकस करता है फ्री ट्रेड के ऊपर और इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी फोकस करता है, और ये कहता है कि जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच फ्री ट्रेड होना चाहिए, यानी कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, और जो ट्रेड यानी कि व्यापार से जुड़े जो बैरियर्स है उनको रिमूव कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। और इसके प्रमुख दो इम्पोर्टेंट थिंकर रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है एडम स्मिथ का और दूसरा नाम आता है डेविड रिकार्डो का। अगले प्रकार का लिबरलिज्म आता है इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। तो इसको हम जानते हैं नियो लिबरलिज्म के रूप में, जिसे हम आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नियो लिबरलिज्म में अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज नियो लिबरलिज्म। तो in simple words, we can say neoliberalism is a theory of international relations that holds that international cooperation between states is feasible and sustainable, and that such cooperation can reduce conflict and competition। इसका मतलब ये है कि जो नव उदारवाद है ये एक ऐसी थ्योरी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो कि ये कहता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन बिटवीन स्टेट पॉसिबल है, सस्टेन किया जा सकता है, यानी कि फिजिएबल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो इस तरह का कॉपरेशन पाया जाता है स्टेट्स के बीच, ये कॉन्फ्लिक्ट और जो कंपटीशन होता है स्टेट्स के बीच उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। नियोलिबरलिज्म को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला तरीका है एज अ थ्योरी ऑफ आईआर, और दूसरा तरीका है लेट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म। तो जब हम बात करते हैं एज अ थ्योरी ऑफ आईआर, तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड कराता है कॉन्सेप्चुअल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क इन आईआर, यानी कि जो पॉलिसीज़ होती है, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसको समझने में ये मदद करवाता है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये रियलिज्म और नियो रियलिज्म की आलोचना करता है। और तीसरी बड़ी बात ये है कि ये फोकस करता है जो आईआर में रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फोकस करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बोलता है कि भले ही आईआर में एनार्की हो, फिर भी स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन पॉसिबल है।
वहीं जब हम बात करते हैं लेट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म की, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एमर्ज होता है रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म के रूप में, यानी कि लिबरलिज्म में ये रिवाइज करता है, रिवीजन करता है, और साथ में ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की भी बात करता है। ये बोलता है कि स्टेट्स के बीच बिना रोक टोक के ट्रेड होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फोकस करता है लिबरलाइजेशन के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। और आप सभी जानते हैं कि 1990s के बाद एलपीजी की शुरुआत हुई थी, जो कि न्यू लिबरलिज्म के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अब हम न्यू लिबरलिज्म की कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। तो इसकी पहली फीचर ये है कि न्यू लिबरलिज्म कहता है इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल रिजीम्स और इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। केवल स्टेट्स का ही रोल नहीं होता है, बल्कि जो रिजीम्स और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आईआर में, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये मिनिमम स्टेट और लेसे फेयर के ऊपर फोकस करता है। ये बोलता है कि प्रत्येक स्टेट को कम से कम इंटरवेंशन करना चाहिए। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जिसको कि जोसेफ नाय एंड रॉबर्ट कोहेन ने दिया था, और हमने इसको चैप्टर 2 में लिबरलिज्म में डिस्कस किया था, जब हमने लिबरलिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया था। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ने ही नियो लिबरलिज्म की फाउंडेशन रखी थी। और इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये स्टेट के साथ साथ जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज़, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करता है। और अगली फीचर है इसकी कि ये फोकस करता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। और इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये फंक्शनल इंटीग्रेशन थ्योरी देता है, जिसको हम बाद में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये कहता है कि सिटीज़न अब रिप्लेस हो गया है एज अ कंज्यूमर के रूप में, यानी कि क्योंकि अगर आप आईआर में देखेंगे तो इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है स्टेट की, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गई है, इंटीग्रेशन हो गया है इकोनॉमिक फॉर्म में, तो उसके हिसाब से जो सिटीज़न का रोल है अब एज अ कंज्यूमर हो गया है। और इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि नियो लिबरलिज्म कहता है कि रीजनल और वर्ल्ड जो इंटीग्रेशन है वो होना चाहिए। सबसे पहले रीजनल लेवल पे इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे इंटीग्रेशन होगा। और ये कहता है कि स्टेट रैशनल एक्टर है, क्योंकि स्टेट खुद ही अपने डिसीजंस ले सकते हैं और लेते भी हैं, लेकिन स्टेट सोल एक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि स्टेट्स के अलावा दूसरे भी एक्टर्स होते हैं जिन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। न्यू लिबरलिज्म में अब हम डिस्कस करेंगे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को। तो इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है फंक्शनलिज्म और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है न्यू फंक्शनलिज्म। तो जब हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म की, तो इसको दिया था डेविड मेट्रोनी ने, वहीं दूसरी तरफ न्यू फंक्शनलिज्म को दिया था अर्नेस्ट वी हास्ट ने। अब हम फंक्शनलिज्म को अच्छे से और डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो आइडिया ऑफ फंक्शनलिज्म है इसको दिया था डेविड मेट्रोनी ने, और दूसरी बड़ी बात यह है कि फंक्शनलिज्म फोकस करता है क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि ये कहता है कि जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनको क्रिएट किया जाना चाहिए। वहीं अगला पॉइंट ये है कि फंक्शनलिज्म कहता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनके बीच कॉपरेशन पाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे एक्टर्स होते हैं आईआर में जिनकी आईआर में बड़ी भूमिका होती है, जो स्टेट्स के अलावा होते हैं और आईआर में इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं, जैसे कि सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, या फिर मल्टीलेटरल कंपनीज़ हैं। वहीं इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फोकस करता है पीस एंड कॉपरेशन के ऊपर। और ख़ास बात ये है कि ये बोलता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है ये अब रिलेवेंट नहीं रहा है। क्यों रिलेवेंट नहीं रहा है? क्योंकि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनके बीच कॉपरेशन पाया जाता है, और नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं उनकी रिलेवेंस बढ़ रही है। और इसी वजह से ये कहता है कि जो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, सोशल और कल्चरल एरेनाज हैं उनमें स्टेट के बीच
फंक्शनल कॉपरेशन पाया जाता है। और ख़ास बात ये भी है कि ये कहता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये अब रिलेवेंट नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी जगह अब नॉन स्टेट एक्टर्स ले रहे हैं। इसीलिए ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जो पॉलिटिकल या नेशनल जो सॉवरेनिटी है उसको भी डिनाई करता है। अब हम नियो फंक्शनलिज्म को डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि नियो फंक्शनलिज्म की जो शब्दावली है इसको दिया था अर्नेस्ट बी हास ने। दूसरी बड़ी बात यह है कि नियो फंक्शनलिज्म फोकस करता है इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो राज्य होते हैं उनका एकीकरण हो, इस बात पर यह फोकस करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियो फंक्शनलिज्म है ये दोनों ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस करता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि ये नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर भी फोकस करता है। और ख़ास बात यह है कि ये बोलता है कि जब स्टेट्स के बीच रीजनल इंटीग्रेशन होगा, यानी कि क्षेत्रीय जो एकीकरण होगा, तब जाकर ही हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर यानी कि वर्ल्ड के लेवल पे इंटीग्रेशन कर पाएंगे। और इसके लिए नियो फंक्शनलिज्म सबसे पहले ये कहता है कि सबसे पहले जो स्टेट होगा वो वॉलंटरली यानी कि स्वैच्छिक रूप से पॉलिटिकल पावर को फोरसेक करेगा, त्याग करेगा रीजनल लेवल पे, फिर उसके बाद वर्ल्ड के लेवल पे करेगा, तब जाकर ही जो वर्ल्ड यूनिटी है यानी कि यूनिफिकेशन है वर्ल्ड का वो पूरा हो पाएगा। और ख़ास बात ये भी है कि जो नियो फंक्शनलिज्म है ये फोकस करता है स्पिल ओवर एंड हाइपर स्पिल ओवर थ्योरी के ऊपर, जिसको हम बाद में समझेंगे। तो ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स की बात करता है, जिनमें पहला फॉर्म आता है फंक्शनल हाइपर स्पिल ओवर, जिसमें ये कहता है कि जो स्टेट्स के जो कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनमें यूनिफिकेशन हो। और दूसरा ये कहता है कि जो स्टेट्स के पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पावर होती है, उनमें भी यूनिटी हो, यूनिफिकेशन हो। और सबसे पहले जो भी यूनिटी होगी वो रीजनल लेवल पे होगा। अब हम अर्नेस्ट बी हास को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहली बड़ी बात यह है कि ये जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनको जाना जाता है फादर ऑफ नियो फंक्शनलिज्म इन आईआर। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने नियो फंक्शनलिज्म के अंतर्गत स्पिल ओवर एंड हाइपर स्पिल ओवर के नोशंस दिए। तो अब हम इनको ही समझ लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्पिल ओवर की, तो हम कह सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल होता है, पर्सन होता है, उसके जो अप्रोचेस होते हैं, इमोशंस होते हैं, स्किल्स होती है, बिहेवियर होता है, जब उन सभी चीज़ों का एक डोमेन से यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया में या फिर दूसरे डोमेन में नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप उसको स्पिल ओवर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम स्पिल ओवर की बात करते हैं नियो फंक्शनलिज्म इन आईआर में, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, जब उनका इम्पैक्ट दूसरे जो डोमेन्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, तो आप उसको स्पिल ओवर कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप हाइपर स्पिल ओवर की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जब बड़ी मात्रा में जो एक डोमेन होता है, यानी कि जैसे इकोनॉमिक डोमेन है, उसके बीच जब स्टेट में कॉपरेशन पाया जाता है, रिलेशंस पाए जाते हैं, इंटीग्रेशन पाया जाता है, जब उसका बड़ी मात्रा में दूसरे जो डोमेन्स है जैसे पॉलिटिकल या फिर सोशियो कल्चरल, उसके ऊपर जब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको आप हाइपर स्पिल ओवर कहते हैं। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं, जिनमें पहला आता है द यूनाइटिंग यूरोप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है बियॉन्ड द नेशन स्टेट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला आता है नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड प्रोग्रेस। अब हम चैप्टर 3 में ट्रेडिशनलिज्म या फिर इंग्लिश स्कूल को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इंग्लिश स्कूल। तो जब हम बात करते हैं इंग्लिश स्कूल की, तो हम कह सकते हैं कि द इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी मेंटेन्स दैट देयर इज अ सोसाइटी ऑफ स्टेट्स एट द इंटरनेशनल लेवल डिस्पाइट द कंडीशन ऑफ एनार्की। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लिश स्कूल है ये आईआर की एक ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि आईआर में एनार्की होते हुए भी, अराजकता होते हुए भी, जो सोसाइटी है स्टेट्स की वो काम करती है, यानी कि स्टेट्स आपस में मिलकर काम करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्लिश स्कूल को जाना जाता है लिबरल रियलिज्म
इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनलिस्ट स्कूल। और ख़ास बात यह है कि जो इंग्लिश स्कूल है इसकी टर्म को कॉइंट किया था रॉय जोन्स ने 1981 में। अब हम इंग्लिश स्कूल की कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। तो इसकी पहली फीचर ये है कि ये फोकस करता है इंटरनेशनल सोसाइटी के ऊपर। ये कहता है कि जो सॉवरेन स्टेट्स होते हैं उनकी एक सोसाइटी होती है जिन्हें हम इंटरनेशनल सोसाइटी कहते हैं, और ये प्लूरलिस्टिक इन नेचर होती है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये बोलता है कि आईआर में ह्यूमन रिलेशंस कोर होते हैं, यानी कि रिलेवेंस होती है। दूसरा ये कहता है कि आईआर में एनार्की प्रेजेंस रहती है, लेकिन एनार्की को सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एनार्की कोई नेचुरल चीज़ नहीं है बल्कि इसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये फोकस करता है ह्यूमन एक्शंस और आइडियाज़ के ऊपर। और इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये बोलता है कि पॉलिटिक्स जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़, यानी कि जो पॉलिटिकल आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ होती है उसके द्वारा पॉलिटिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पॉलिटिक्स कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। और इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पीपल, फ्रीडम, सिक्योरिटी, सोसाइटी, जस्टिस, ये सारे के सारे की फैक्टर्स होते हैं आईआर में, यानी कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगली महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये फोकस करता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर। और साथ में ये बोलता है कि आईआर में स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। और ख़ास बात ये भी है कि ये मानता है कि स्टेट पावरफुल होता है, स्टेट के पास पावर ज़रूर होती है, लेकिन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये रिजेक्ट करता है बिहेवियरलिज्म और साइंटिफिक अप्रोच को, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करता है। इसीलिए हम इंग्लिश स्कूल को ट्रेडिशनलिज्म भी कहते हैं। इंग्लिश स्कूल के सबसे पहले थिंकर का नाम आता है हेडलेबल। तो हेडलेबल ऑस्ट्रेलियन आईआर थ्योरिस्ट रहे हैं और इंग्लिश स्कूल के की थिंकर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनका सबसे प्रमुख वर्क द एनार्किकल सोसाइटी, जो कि 1977 को पब्लिश होता है, इसमें इन्होंने सिस्टम ऑफ स्टेट्स और जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है उसमें डिफरेंस स्थापित किया। इन्होंने कहा कि सिस्टम ऑफ स्टेट्स रियलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि सोसाइटी ऑफ स्टेट सीधा का सीधा इंग्लिश स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि इन्होंने थ्योरी एंड प्रैक्टिस की नियो ग्रोशियन अप्रोच को दिया। और अगली सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो सॉवरेन स्टेट्स है आईआर में वे आपस में कॉपरेशन करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी जो सोसाइटी होती है वो इंटरनेशनल सोसाइटी बन जाती है, क्योंकि इस तरह की जो सोसाइटी होती है वो प्लूरलिस्टिक इन नेचर होती है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस, दूसरा आता है द एनार्किकल सोसाइटी, तीसरा आता है जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और चौथा आता है ह्यूगो ग्रोशियस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इंग्लिश स्कूल के अगले इम्पॉर्टेंट थिंकर का नाम आता है मार्टिन वाइट। तो जब हम बात करते हैं मार्टिन वाइट की, तो ये इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश स्कॉलर रहे हैं आईआर के। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने आईआर में 3 R's का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम बाद में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इसके अंतर्गत ये कहा कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी है वो ना तो केओटिक और वॉलेंट होती है जैसा कि रियलिज्म कहता है, और ना ही ब्लिसफुल या फिर पीसफुल होती है जैसा कि लिबरलिज्म कहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन की बात की आईआर में, जिनको हम बाद में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 ट्रेडिशंस हैं जिनमें रियलिज्म आता है, रैशनलिज्म आता है एंड रेवोल्यूशनलिज्म आता है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है पावर पॉलिटिक्स, दूसरा आता है इंटरनेशनल थ्योरी द 3 ट्रेडिशंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। अगला आता है व्हाई इज़ देयर नो इंटरनेशनल सोसाइटी, जो कि ऐसे हैं इनका। और अगला वर्क आता है सिस्टम्स ऑफ स्टेट्स। अब हम मार्टिन वाइट के द्वारा आईआर की दी गई 3 इम्पोर्टेंट ट्रेडिशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहली आती है रियलिज्म, दूसरी आती है रैशनलिज्म, और तीसरी आती है रेवोल्यूशनिज्म। तो सबसे पहले जब हम रियलिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम डिस्कस करते हैं एनार्की, पावर पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट, वॉरफेयर एंड पेसिमिज्म।
वहीं रैशनलिज्म में हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी, इवोल्यूशनरी चेंज, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, होप विदाउट इल्यूजन। वहीं रेवोल्यूशनरिज्म में हम डिस्कस करते हैं ह्यूमैनिटी, रेवोल्यूशनरी चेंज, एंटी स्टेट एंड यूटोपियनिज्म। वहीं अगले थिंकर का नाम आता है एडम वॉटसन। तो एडम वॉटसन ब्रिटिश इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरिस्ट रहे हैं और ये इंग्लिश स्कूल के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। इनके कुछ वर्क्स हैं जिनमें पहला आता है डिप्लोमेसी, द डायलॉग बिटवीन स्टेट्स, दूसरा आता है द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी और अगला आता है द लिमिट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 9 में अब हम डिस्कस कर लेते हैं बिहेवियरलिज्म को, जिसको कि हम साइंटिफिक अप्रोच के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि बिहेवियरलिज्म आईआर में क्या है। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस बिहेवियरलिज्म इज अ थ्योरी विच फोकसेस ऑन एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिक स्टडी एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी एंड वैल्यू फ्री स्टडी इन आईआर। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब हम आईआर में बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं तो ये फोकस करती है एम्पिरिसिज्म के ऊपर, यानी कि अनुभववाद के ऊपर। ये बोलती है कि आईआर में साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन या फिर स्टडी होनी चाहिए, और साथ में ये कहती है कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उनको एक साथ स्टडी करनी चाहिए, उनका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये बोलता है कि आईआर में वैल्यूज़ की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। और नोट करने वाली बात यह है कि जो बिहेवियरलिज्म है इसका डेवलपमेंट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसको आप साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं आईआर की। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये 1950 और 60 के दशक में आईआर में डोमिनेटेड रही। अब हम बिहेवियरलिज्म की कुछ की अजम्पशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली अजम्पशन ये है कि ये फोकस करता है साइंटिफिक स्टडी के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर। ये कहता है कि जितने भी थिंकर्स हैं या स्कॉलर्स हैं जो आईआर के ऊपर स्टडी करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से स्टडी करें, अर्थात इनकी जो स्टडी है वो साइंटिफिक हो और उसका एनालिसिस भी साइंटिफिक हो। दूसरा ये कहता है कि आईआर में वैल्यू फ्री स्टडी होनी चाहिए, यानी कि आईआर में मूल्य जो होते हैं उनकी कोई जगह नहीं है। तीसरा ये कहता है कि इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी होनी चाहिए, जिसको आप हिंदी में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन कहते हैं, यानी कि अब सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या फिर आईआर की स्टडी नहीं होगी, बल्कि उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी से जुड़े जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी स्टडी की जानी चाहिए एक साथ। और फिर ये कहता है कि एम्पिरिसिज्म के ऊपर ध्यान होना चाहिए, यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अगली बड़ी बात यह है कि जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स है आईआर की उसको ये रिजेक्ट करता है। ये बोलता है कि आईआर में वैल्यूज़ और नॉर्म्स की कोई जगह नहीं है। और फिर ये कहता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज है उसको ये क्रिटिसाइज़ करता है। ये बोलता है कि रियलिज़म या फिर आइडियलिज़म या फिर जो क्लासिकल लिबरलिज्म है इनको ये पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करता है। और ख़ास बात ये भी है कि हेडले बर्ल, हंस मॉर्गनथाउ, माइकल हास जितने भी ये विचारक रहे हैं इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच की आलोचना की, और माइकल हास ने तो साइंटिफिक जो अप्रोच है इसको एज ओवर फैक्चुअलिज्म के रूप में क्रिटिसाइज किया। बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत हम कुछ इम्पोर्टेंट की थिंकर्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें हम डिस्कस करेंगे मार्टिन कैप्लन को, हम डिस्कस करेंगे क्विंसी राइट को, फिर हम डिस्कस करेंगे कार्ल ड्यूश को, और हम डिस्कस करेंगे रिचर्ड सी स्नाइडर, फिर हम डिस्कस करेंगे थॉमस शेलिंग को, हम डिस्कस करेंगे जॉन वॉन न्यूमैन को, और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ओ मॉर्गनस्टर्न को। इससे पहले कि हम बिहेवियरलिज्म में ये समझें कि सिस्टम अप्रोच क्या है आईआर की, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम अप्रोच की क्रोनोलॉजी को। तो सबसे पहले जो सिस्टम अप्रोच है वो आता है बायोलॉजी में, जिसको दिया था लुडविग वॉन बर्टनलीफाई ने। उसके बाद आता है साइकोलॉजी में, जिसको दिया था रॉस एशबे ने। उसके बाद ये आता है एंथ्रोपोलॉजी में, जिसको दिया था ग्रेगोरी बेटसन ने। फिर उसके बाद आता है ये सोशियोलॉजी में, जिसको दिया था टालकट पार्सन ने। फिर आगे चलकर ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है, जिसको दिया था डेविड ईस्टन ने। और फिर हम आईआर में डिस्कस करते हैं, जिसमें इसको दिया था मार्टिन कैप्लन और न्यूमैन ने।
अब हम सिस्टम अप्रोच को अच्छे से समझ लेते हैं कि सिस्टम अप्रोच आईआर में क्या है। तो पहली बड़ी बात यह है कि सिस्टम अप्रोच बिहेवियरलिज्म की वजह से आईआर में अस्तित्व में आई। दूसरी बड़ी बात यह है कि सिस्टम अप्रोच कहती है कि आईआर में भी जो नेशंस होते हैं, स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, उनके बीच इंटर रिलेशनशिप पाई जाती है, इंटर डिपेंडेंस पाई जाती है और इंटरेक्शन भी हो सकता है, यानी कि इन सभी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये कहता है कि आईआर में 2 एक्टर्स होते हैं, जिनमें जो पहला एक्टर है वो नेशनल एक्टर होता है और दूसरा जो एक्टर होता है उसको हम सुप्रा नेशनल एक्टर कहते हैं। नेशनल एक्टर में हम डिस्कस करते हैं जैसे इंडिया, यूके, यूएस, रशिया एंड चाइना को, यानी कि जो स्टेट्स होते हैं। वहीं सुप्रा नेशनल में हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे यूएनओ, आसियान, नैम, नेटो एंड यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह से जो सिस्टम अप्रोच है आईआर की, वो कहती है कि आईआर में 2 एक्टर जो हमने डिस्कस किए उनका दोनों का ही रोल होता है। बिहेवियरलिज्म में अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मॉर्टन कैप्लन को। तो मॉर्टन कैप्लन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं, जो कि अब एमरिटस प्रोफेसर हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मॉर्टन कैप्लन ने जो ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म अप्रोच थी उसको द ग्रेट डिबेट के नाम से पुकारा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने कम्युनिज्म और जो सोवियत यूनियन की पॉलिसीज रही है इसकी आलोचना की, और इसकी आलोचना करने के लिए 1979 में इन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था द मैनी फेजेस ऑफ कम्युनिज्म। और नोट करने वाली बात यह भी है कि मॉर्टन कैप्लन ने जो आईआर है यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस है उसकी स्टडी करने के लिए एक न्यू एनालिटिकल टूल दिया जिसको आप सिस्टम एनालिसिस कह सकते हैं। तो इसी वजह से जो है इन्होंने आईआर में सिस्टम थ्योरी को दिया, यानी कि सिस्टम अप्रोच को दिया। मॉर्टन कैप्लन के स्क्रीन पर जितने भी आपको वर्क्स दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मॉर्टन कैप्लन ने सिस्टम अप्रोच में 6 प्रकार के सिस्टम्स की बात की है, जिनमें पहला आता है पावर बैलेंस सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो नेशन होते हैं वो इंटरनेशनल एक्टर के रूप में रोल प्ले करते हैं। ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल मॉडल है जो कि 18th और 19th सेंचुरी में प्रचलित था। इसमें 5 से 6 नेशंस एक एक्टर के रूप में काम करते थे। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे जो नेशंस थे उन्होंने इंटरनेशनल एक्टर्स के रूप में रोल प्ले किया था। इन सभी देशों के बीच जो पावर्स हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और जो दूसरा सिस्टम है इसका नाम है लूज बाइपोलर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कि आईआर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और यहाँ पर जो परफेक्ट बैलेंस ऑफ पावर है वो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे नेशंस होते हैं। हालांकि जो 2 सुपर पावर है वो दूसरे नेशंस की वजह से या उनके सहयोग से जो है बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल्ड वॉर में जिस तरह से नैम ने रोल प्ले किया था बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करने में, वो हम देख सकते हैं इसमें। हालांकि इसमें परफेक्ट बैलेंस ऑफ पावर नहीं होता है। थर्ड सिस्टम आता है टाइट बाइपोलर सिस्टम, जिसकी खास बात यह है कि इसमें केवल 2 सुपर पावर्स परफॉर्म करती है। बाकी जो नेशंस होते हैं या तो वो न्यूट्रल होते हैं या फिर अलायंस के द्वारा दोनों गुटों के साथ जुड़ते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें वर्ल्ड 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसा कि जोसेफ स्टालिन ने कहा भी था कि या तो आप हमारे साथ हैं और अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आप हमारे शत्रु हैं। वहीं तीसरा इसका जो पॉइंट आता है वो आता है यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। इसकी खास बात ये है कि पूरे वर्ल्ड को एक यूनिवर्सल जो संस्था है या इंस्टीट्यूशन है या पावर है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है। इसमें जो स्टेट्स होते हैं वो पीसफुल तरीके से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूएनओ के द्वारा या फिर जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है जो सर्वोपरि है उसके द्वारा उनके ऊपर चेक्स लगाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आईआर की सिस्टम अप्रोच का जो अगला मॉडल आता है इसका नाम है द हायरार्किकल मॉडल, और इसकी खास बात यह है कि ये एक प्रकार का मल्टीपोलर सिस्टम होता है यूनिपोलर सिस्टम के अंतर्गत, यानी कि बाद में ये
यूनिपोलर बन जाता है, क्योंकि एक नेशन या फिर एक देश के पास इतनी सारी शक्ति आ जाती है कि वो सुपर पावर बन जाता है और जो दूसरे नेशंस होते हैं ये फॉलोअर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सल एक्टर है यानी कि यूएनओ है, ये भी अपने जो फंक्शंस है वो सुपर पावर के निर्देश में ही करता है। और अगला जो मॉडल यानी कि सिस्टम है, इसका नाम है द यूनिट वीटो सिस्टम। तो इसकी खास बात यह है कि सभी देशों के पास इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, सभी समान रूप से शक्तिशाली होते हैं और जो यूनिवर्सल एक्टर है उसकी रिलेवेंस ख़त्म हो जाती है, यानी कि यूएनओ अब रिलेवेंट नहीं रहता है। और ख़ास बात यह है कि इसकी तुलना आप हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर था उससे तुलना कर सकते हैं, जहाँ पर वायलेंस थी, मारकाट था। तो ख़ास बात ये है। और दूसरी बात ये है कि इसमें P5 जो नेशन है, जो जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिनके पास यूएनओ में वीटो है, उनमें आप इसको रख सकते हैं। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद मॉर्टन कैप्लन ने आईआर के 4 नए सिस्टम्स दिए, जिनमें मॉर्टन कैप्लन ने पहला दिया ओबर लूज बाइपोलर सिस्टम, जिसमें बाइपोलर जो सिस्टम होता है वो बहुत ही ढीला ढाला होता है। दूसरा इन्होंने जो दिया इसका नाम है अनस्टेबल ब्लॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉक से जुड़े नेशन हैं वो एक दूसरे ब्लॉक को छोड़कर आते जाते रहते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए। दूसरा इन्होंने दिया देतांत, जिसमें दो गुटों के बीच पीसफुल रिलेशन होते हैं। और अगला जो इन्होंने दिया वो दिया इनएडेक्वेट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जो P5 नेशंस होते हैं यानी कि जिनके पास न्यूक्लियर पावर है वे अन्य देशों को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकते हैं, लेकिन फिर भी भारत हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ऐसे देश फिर भी जो न्यूक्लियर वेपन्स है या न्यूक्लियर बॉम्ब्स है वो बना लेते हैं। बिहेवियरलिज्म की अगली थ्योरी का नाम आता है कम्युनिकेशन थ्योरी। तो कम्युनिकेशन थ्योरी को सबसे पहले मैथमेटिक्स में यूज़ किया था नॉर्बर्ट विनर ने। इन्होंने अपनी प्रमुख कृति साइबरनेटिक्स और कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन, जो कि 1948 को पब्लिश होती है, इसमें साइबरनेटिक्स शब्दावली को कॉइन किया था। और वहीं दूसरी तरफ रॉस एशबे ने भी मैथमेटिक्स में कम्युनिकेशन थ्योरी को दिया था। और कम्युनिकेशन थ्योरी एक मेथड है जो कि आईआर में डिसीजन कैसे लिया जाए इसकी वकालत करती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। और पॉलिटिकल साइंस में कार्ल ड्यूश ने कम्युनिकेशन थ्योरी को दिया था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कम्युनिकेशन थ्योरी है ये बताती है कि पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट सिर्फ ये ही प्रॉब्लम ऑफ पावर नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम ऑफ स्टीयरिंग जो है उससे भी जुड़ी है। उदाहरण के लिए जैसे एक व्हीकल होता है उसमें पुर्जे होते हैं जो वाहन की गति को कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से जो पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है वो इस बात से भी जुड़े हैं कि जो पावर है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब हम कम्युनिकेशन अप्रोच में कार्ल ड्यूश को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्ल ड्यूश जैक सोशल एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने जो आईआर का सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म स्कूल है इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने पॉलिटी सिस्टम की जगह पॉलिटिकल कम्युनिकेशन शब्दावली को यूज़ किया। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इन्होंने कहा कि जो स्टीयरिंग है वो पॉलिटिकल सिस्टम का कोर एलिमेंट है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी तुलना मशीन से की, जबकि गवर्नमेंट की तुलना स्टीयरिंग ऑफ और शिप से की। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि कार्ल ड्यूश ने ये कहा कि जो ट्रांसनेशनल रिलेशंस होते हैं नेशंस के बीच, उसकी वजह से पीसफुल रिलेशनशिप स्थापित किए जा सकते हैं, जिसको कि कार्ल ड्यूश ने सिक्योरिटी कम्युनिटी कहा। तो इन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, आप इसको अच्छे से याद रखें। और नोट करने वाली बात ये भी है कि ड्यूश ने पॉलिटिकल सिस्टम के 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को बताया, जिनमें आता है इनोवेशन, ग्रोथ एंड चेंज। अब हम कार्ल ड्यूश के द्वारा बताई गई कम्युनिकेशन थ्योरी की कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स या फिर उससे जुड़े की कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो इसका पहला जो फीचर है वो है साइबरनेटिक्स, जिसका मतलब होता है नियंत्रण व संतुलन, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसको किस तरह से बैलेंस्ड किया जाता है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। दूसरी इसकी फीचर है रिसेप्टर। इसका मतलब ये है कि जो सूचना प्राप्त करने वाला है कौन है, कैसी वो सूचना प्राप्त कर रहा है, यानी कि जो सूचना प्राप्त करता है। तीसरा आता है इफेक्टर्स, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उससे कौन प्रभावित हो रहे हैं।
अगला आता है चैनल यानी कि सूचना यानी कि कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो क्या है। अगली फीचर आती है लोड यानी कि भार की मात्रा कितनी है, किस लेवल पर या किस हद तक कम्युनिकेशन किया जा रहा है, कितना जो है वो चैनल के ऊपर भार है। और अगला आता है लोड कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि जो चैनल है मीडियम है उसकी कितनी क्षमता है, वो कितने भार को उठा सकता है, कितने कम्युनिकेशन को उठा सकता है। कम्युनिकेशन थ्योरी की अगली विशेषता आती है फीडबैक। तो फीडबैक को कार्ल ड्यूश ने दो भागों में बांटा है, एक है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव जो फीडबैक है इसको कार्ल ड्यूश ने कम्युनिकेशन थ्योरी की सोल कहा है, आत्मा कहा है। और ख़ास बात ये भी है कि नेगेटिव फीडबैक के 4 एलिमेंट बताए हैं कार्ल ड्यूश ने, जिनमें पहला आता है लोड। लोड का मतलब होता है कि सूचना की मात्रा कितनी है। और दूसरा जो आता है वो लैग, जिसका मतलब होता है प्राप्त सूचना, यानी कि कितनी सूचना प्राप्त हुई है और इसके ऊपर कार्यवाही में कितनी देरी हुई है। वहीं अगला जो आता है इसका नाम है गेन, यानी कि सूचना निर्णय के प्रति जो अनुक्रिया है यानी कि रिस्पॉन्स है, इसमें हम गेन में शामिल कर सकते हैं। और जो अगला आता है वो है लीड, जिसका मतलब होता है अग्रता, यानी कि जो निर्णय हैं उनके जो क्रियान्वयन है यानी कि उनको जो लागू किया गया है उससे पहले जो भावी परिणाम है उनका पता लगाना, यानी कि जो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, रिजल्ट होने वाले हैं, उनका पता लगाना लीड में आता है। कम्युनिकेशन थ्योरी की अगली विशेषता आती है रिकॉल। तो रिकॉल का जो मतलब है वो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग आप करते हैं यानी कि जो डिसीजन आप लेते हैं उसको करने के लिए जब आप पहले वाले यानी कि जो पुराने एक्सपीरियंसेस है आपको जब आप काम में लेते हैं तो उसको आप रिकॉल कहते हैं। वहीं अगला आता है गोल चेंजिंग, यानी कि जो आपको फीडबैक मिलता है, खास तौर पे जो नेगेटिव फीडबैक मिलता है उसके अनुसार गोल में परिवर्तन करना, चेंज करना ही गोल चेंजिंग कहलाता है। और लास्ट आता है एनकोडिंग, यानी कि जो एनकोडर होता है उसके द्वारा लास्ट में इसको एनकोड किया जाता है। तो ये कम्युनिकेशन थ्योरी के जितने भी फीचर्स थे या कॉन्सेप्ट्स थे इनको आप याद कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। कार्ल ड्यूश के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1968 को पब्लिश होता है। दूसरा आता है कम्युनिकेशन मॉडल एंड डिसीजन सिस्टम, जो कि 1967 को पब्लिश होता है। बिहेवियरलिज्म में अगली थ्योरी आती है डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया था हर्बर्ट साइमन ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईआर में जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है इसको दिया था रिचर्ड सी स्नाइडर ने, एच.डब्ल्यू. ब्रुक और बुर्टन सापिन ने। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एक इम्पोर्टेंट वर्क लिखा था जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि 1957 को पब्लिश होता है। और ये जो अप्रोच है ये कहती है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें इंटरनेशनल सिचुएशंस क्रूशियल नहीं होती है, बल्कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं और जो लीडर्स होते हैं वे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो डिसीजंस है वो लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है ये कहती है कि जो लीडर्स है वो फॉरेन पॉलिसी में की एक्टर्स होते हैं बजाय नेशंस के। स्नाइडर ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स बताए हैं, जिनमें पहला आता है पर्सनैलिटी, दूसरा इसमें आता है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग और तीसरा इसमें आता है एनवायरनमेंट। वहीं प्रोसेस ऑफ जो डिसीजन मेकिंग है इसके आगे चलकर 3 एलिमेंट है, जिनमें पहला आता है कैपेबिलिटी ऑफ लीडर, दूसरा आता है रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन कितनी सही है, और तीसरा आता है लीडर्स मोटिवेशन यानी कि जो लीडर्स है वो अपने आप को कितना मोटिवेट रखता है, क्या उसका मोटिवेशन का सोर्स है। अब हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले थिंकर जिनका नाम रिचर्ड सी स्नाइडर है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं जिनका स्पेशलाइजेशन फॉरेन पॉलिसी में रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्नाइडर ने कहा कि नेशंस इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं बल्कि जो लीडर्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि डिसीजंस नेशंस के द्वारा नहीं लिए जाते हैं बल्कि लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि डिसीजंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होते हैं किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में,
और इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनको आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बिहेवियरलिज्म में अब हम डिस्कस करते हैं गेम थ्योरी को। तो गेम थ्योरी मैथमेटिक्स की ब्रांच रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये डिसीजन मेकिंग से जुड़ी एक थ्योरी है और ये डिस्कस करती है यानी कि स्टडी करती है कि सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से एक्टर्स या फिर नेशंस के द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ग्रुप्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उनके द्वारा किस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है या फिर किस तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो इस तरह से हम रियल लाइफ जो गेम्स हैं उनकी तुलना हम कर सकते हैं आईआर से, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, चेस है, क्योंकि इन सभी गेम्स में भी प्लेयर्स होते हैं, कंपटीशन होता है और हर प्लेयर यानी कि हर टीम जीतना चाहती है। उसी तरह से आईआर में भी जो स्टेट्स हैं वे कंपटीशन करते हैं, वॉर करते हैं, अपने इंटरेस्ट गेन करते हैं और साथ में पॉलिसीज़ बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज़ बनाते हैं। और अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1932 में पीजी कैम्ब्रे ने एक इम्पोर्टेंट बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था द गेम ऑफ पॉलिटिक्स, अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गेम थ्योरी के ऊपर फर्स्ट सिस्टेमेटिक वर्क 1944 को पब्लिश किया जाता है जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टन के द्वारा, जिसका टाइटल था थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। और नोट करने वाली बात यह है कि गेम थ्योरी को आईआर के स्कॉलर्स के द्वारा आईआर में स्टार्ट किया जाता है 1950 और 1960 के दशक में। वहीं दूसरी तरफ गेम थ्योरी के दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जीरो सम गेम है और दूसरा नॉन जीरो सम गेम है। तो जब हम बात करते हैं जीरो सम गेम की तो इसमें क्या होता है कि एक साइड यानी कि एक प्लेयर या एक स्टेट कंप्लीटली जीत अर्जित करता है, दूसरी तरफ जो दूसरा प्लेयर या फिर दूसरा एक्टर है या दूसरा स्टेट है उसका कंप्लीटली लॉस होता है। और इसका मतलब ये है कि अगर एक साइड किसी की विन हुई है तो दूसरी साइड लॉस हुआ है तो उससे एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन जीरो सम गेम में क्या होता है कि इसमें दोनों ही प्लेयर जीत भी सकते हैं एक समय में, या दोनों ही जो प्लेयर है या एक्टर है या स्टेट है एक ही समय पे दोनों हार सकते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि अगर किसी को कोई प्लेयर है या कोई एक्टर है या स्टेट है उसको गेन हुआ है, उसको कोई फ़ायदा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को लॉस ही होगा। वहीं दूसरी तरफ गेम थ्योरी के दो इम्पोर्टेंट मॉडल है जिनमें पहला मॉडल आता है प्रिजनर्स डिलेमा और दूसरा आता है गेम ऑफ चिकन। तो एक तरफ जब हम बात करते हैं प्रिजनर्स डिलेमा की तो इसमें हम डिस्कस ये करते हैं कि इसके थिंकर्स रहे हैं अल्बर्ट डब्ल्यू टकर और थॉमस शेलिंग। और ख़ास बात यह है कि जो ये मॉडल है ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है या फिर ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जहाँ पर दो इंडिविजुअल्स और ग्रुप रैशनल डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस लेते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक या फिर बेस्ट से बेस्ट आउटकम प्राप्त हो सके। हालांकि उन्हें ऐसा आउटकम यानी कि अच्छा आउटकम उनके हित में नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका कोल्ड वॉर है क्योंकि कोल्ड वॉर में लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से दोनों ग्रुप्स ने इतने हथियार बना लिए थे, इतने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे कि कई बार तो न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा भी मंडरा गया था। और अगर आप इस लेक्चर को यानी कि प्रिजनर्स डिलेमा को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर बना रखा है, आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं गेम ऑफ चिकन की तो इसको दिया था यानी कि इसके प्रोपाउंडर रहे हैं आर डंकन लुइस। और गेम ऑफ चिकन ये बताती है कि सर्वाइवल इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, ना कि विक्ट्री। जब एक स्टेट को या एक एक्टर को ये लगता है कि उसकी हार होने वाली है तो ऐसी स्थिति में वो हार को कबूल कर लेता है, कंप्रोमाइज़ कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके लिए सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी आईआर में तो जो छवि है वो धूमिल हो जाती है यानी कि उसका जो इमेज है वो डाउन हो जाता है, लेकिन वो सर्वाइव कर पाता है। तो यहाँ पर जो चिकन है वो बेसिकली सर्वाइवल का सिंबल है क्योंकि खाना सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि क्यूबा मिसाइल जो संकट हुआ था यानी कि क्राइसिस जो है
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो 1962 में होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जहां न्यूक्लियर वॉर होते होते बच गया था। इसको आप न्यूक्लियर ब्रैंकमैनशिप भी कहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो गेम ऑफ चिकन है इसको लिमिटेड वॉर या फिर डिसआर्मामेंट में यूज़ किया जाता है। तो हम गेम थ्योरी में कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट भी पढ़ेंगे, यानी कि थिंकर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला नाम आता है जॉन वॉन न्यूमैन, दूसरा नाम आता है ओ मॉर्गनस्टन, तीसरा नाम आता है मार्टिन शुबिक, चौथा नाम आता है विलियम रिकर और पांचवा इम्पोर्टेंट नाम आता है थॉमस शेलिंग। अब हम सबसे पहले थॉमस शेलिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो थॉमस शेलिंग अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ फॉरेन पॉलिसी रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड है उसके कॉलेज पार्क में जो स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वहाँ पर इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी एंड आर्म्स कंट्रोल के ऊपर काफ़ी टीच किया, काफ़ी रिसर्च की। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो इकोनॉमिक फील्ड है उसमें जो हैविंग एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन थ्रू गेम थ्योरी एनालिसिस, इसके लिए इनको 2005 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि ये गेम थ्योरी के प्रणेता रहे हैं, यानी कि गेम थ्योरी के सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलर माने जाते हैं आईआर में। और ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने बार्गेनिंग थ्योरी दी, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म दिया और इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं, जिनमें पहला आता है द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा आता है आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस, तीसरा आता है माइक्रो मोटिव्स एंड मैक्रो बिहेवियर्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक रियलिज्म को। तो जो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का आइडिया है इसको दिया था थॉमस शेलिंग ने। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध कृति जिसका नाम है द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि 1960 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने लिखा था कि जो स्टेट के लीडर्स होते हैं ये स्ट्रेटेजिकली यानी कि रणनीतिक तरीके से सोच विचार करते हैं, सोचते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो लीडर्स होते हैं जो डिप्लोमेटिक या फिर मिलिट्री इश्यूज़ होते हैं उसके साथ लॉजिकली डील करते हैं। और स्ट्रेटेजिक रियलिज्म मेनली फोकस करता है कि फॉरेन पॉलिसी में जो लीडर्स होते हैं उनके द्वारा किस तरह से डिसीजन मेकिंग की जाती है। और शेलिंग ये भी कहते हैं कि जो स्टेट लीडर हैं जब ये डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो ये स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं ताकि वे इसमें सक्सेसफुल तरीके से जो अपने गोल हैं उनको अचीव कर सके। और नोट करने वाली बात ये भी है कि स्ट्रेटेजिक रियलिज्म जो है ये मेनली फोकस करता है फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग के ऊपर। वहीं दूसरी थ्योरी आती है बार्गेनिंग थ्योरी। तो जब हम बात करते हैं बार्गेनिंग थ्योरी की तो इसका जो आइडिया है सबसे पहले दिया गया था कार्ल वॉन क्लोविज के द्वारा युद्ध को डिफाइन करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि जो वॉर होते हैं उनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू युद्ध की तभी होती है जब जो स्टेट्स होते हैं या फिर एक्टर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनका युद्ध के पीछे कुछ एक बहुत बड़ा गोल होता है, यानी कि लार्जर गोल होता है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं जिनमें आते हैं ऑन वॉर, प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, द रशियन कैंपेन ऑफ 1812, ऑन द नेचर ऑफ वॉर एंड विक्ट्री एंड डिफीट। और उसके बाद थॉमस शेलिंग ने आईआर में बार्गेनिंग थ्योरी को रिवील्ड किया और इन्होंने जो बार्गेन्स है उसको दो तरीके से बांटा। पहला इन्होंने कहा टैसिट एग्रीमेंट्स, दूसरा इन्होंने कहा एक्सप्लिसिट नेगोशिएशंस। तो टैसिट एग्रीमेंट का मतलब होता है जो आप इनडायरेक्ट एग्रीमेंट करते हैं, गोपनीय तरीके से करते हैं। और एक्सप्लिसिट नेगोशिएशंस का मतलब होता है जब आप डायरेक्टली बातचीत करते हैं। अगली थ्योरी का नाम आता है टू लेबल गेम थ्योरी। तो इसकी खास बात यह है कि इसको ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में रॉबर्ट पुटनम के द्वारा अपनी एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन में, जिसका टाइटल था डिप्लोमेसी एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, द लॉजिक ऑफ टू लेबल गेम्स। और ख़ास बात यह है कि ये एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल है जो कि गेम थ्योरी से जुड़ा है, जो कि ये बताता है कि किस तरह से स्टेट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंटरेक्शंस करते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये बताता है कि जो इंटरनेशनल नेगोशिएशंस है जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच होती है उसमें दो तरह की डिस्कशन होती है या नेगोशिएशंस होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो नेगोशिएशंस होती है वो दो लेवल पे होती है। तो पहला जो लेवल है इसका नाम है द इंटरनेशनल लेवल, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच होता है। और दूसरा है द इंट्रा
सुप्रानेशनल लेवल जो कि डोमेस्टिक लेवल पे होता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम रिकर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं जो कि गेम थ्योरी में काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, यानी कि इनका गेम थ्योरी में योगदान रहा और इन्होंने मैथमेटिक्स को पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस किया। और ख़ास बात ये भी है कि पॉलिटिकल साइंस में जो सेंटर ऑफ बिहेवियरल रेवोल्यूशन है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में स्थापित किया गया था, उसको स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। दूसरी बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव पॉलिटिकल थ्योरी से भी ये जुड़े रहे हैं और इनके कुछ वर्क्स रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ क्विंसी राइट अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी स्टडी के ऊपर काफ़ी काम किया। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको अच्छे से नोट कर लें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रेजेंटेशन के लास्ट चैप्टर में अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरीज को। तो क्रिटिकल थ्योरीज में अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्रिटिकल थ्योरीज क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं क्रिटिकल थ्योरीज की तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्रिटिकल थ्योरीज फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ी है जहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ थिंकर्स जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च वहाँ से जुड़े थे, उनका एक स्कूल था जो कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1930 के दशक में शुरू हुआ था। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो क्रिटिकल थ्योरीज है ये बेसिकली एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है जो कि जो एनलाइटनमेंटल आइडियल्स है और जो मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन है या फिर मार्क्स के जो आइडियाज़ है उनके साथ डिसइल्यूजनमेंट करता है, यानी कि निराशा रखता है, मोहभंग करता है और उसी मोहभंग की वजह से यानी कि डिसइल्यूजनमेंट की वजह से अस्तित्व में आया। क्रिटिकल थ्योरीज की शब्दावली है, इसको कॉइन किया था 1937 में मैक्स हॉर्खहाइमर के द्वारा। अब हम क्रिटिकल थ्योरीज की कुछ इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस को देख लेते हैं। तो इसकी पहली अजम्पशन ये है कि जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का जो डिटर्मिनिज्म है और जो साइंटिफिक टेंडेंसीज है उसकी ये आलोचना करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है। इसकी दूसरी इम्पोर्टेंट फीचर या अजम्पशन ये है कि मार्क्स का जो नोशन रहा है इनवाइटेबल कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म, उसको ये क्रिटिसाइज करता है। यानी कि जो मार्क्स की अवधारणा रही है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब कैपिटलिज्म का कोलैप्स हो जाएगा, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, उसको ये बिल्कुल भी नहीं मानता है। और अगली इम्पोर्टेंट अजम्पशन ये है कि ये आइडियोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि मटीरियलिज्म के ऊपर फोकस करता है। और इसकी अगली इम्पोर्टेंट विशेषता या अजम्पशन ये है कि जो वर्किंग क्लास है इसको ये सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी एजेंट नहीं बोलता है, ये बोलता है कि वर्किंग जो क्लास है उसका सिर्फ एक ही काम नहीं है कि सोसाइटी में या स्टेट में रेवोल्यूशन लाना है। और इसकी अगली इम्पोर्टेंट फीचर ये भी है कि जो समाज में सोशल प्रैक्टिसेस है, ख़ासतौर पे जो नेगेटिव है, जिनका सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनको ये क्रिटिसाइज करता है और ये सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है। अब हम फ्रैंकफर्ट स्कूल को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरीज के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो इसकी पहली बात यह है कि इसको एस्टैब्लिश किया जाता है 1923 में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने पहले भी कहा कि ये क्रिटिकल थ्योरीज के साथ जुड़ा है। और अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1933 में इसको न्यूयॉर्क में शिफ्ट किया जाता है क्योंकि जो फ्रैंकफर्ट है वहाँ पर हिटलर की कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ रही थी जिसकी वजह से इसको न्यूयॉर्क में शिफ्ट करना पड़ा। वहीं अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1953 में अगेन इसको जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में शिफ्ट किया जाता है और 1969 में इसको कम्प्लीटली डिसॉल्व किया जाता है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स रहे हैं यानी कि थ्योरिस्ट रहे हैं जिनको आपको याद रखना है। इनके नाम हैं अडोर्नो, बेंजामिन, एरिक फ्रोम, जर्गन हैबरमास, हॉर्खहाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूजे। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि क्रिटिकल थ्योरीज है जो उससे जुड़ा है, यानी कि ये चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है। और ख़ास बात यह है कि जो मार्क्स के थॉट है उसको रिवाइज करता है विद न्यू आइडियाज़, न्यू फिलोसॉफी एंड न्यू मेथड। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है ये यंग मार्क्स के साथ जुड़ा है, उसके आइडियाज़ को डिस्कस करता है, मानता है, और जो हेगेलियन थॉट है उनको भी मानता है। और नोट करने वाली बात ये भी है कि जो न्यू मार्क्सिज्म है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है।
अब हम आईआर में क्रिटिकल थ्योरीज को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट की थ्योरिस्ट रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है रॉबर्ट कॉक्स का, दूसरा नाम आता है एंड्रयू लिंकलेटर का, तीसरा नाम आता है रिचर्ड के एशले और चौथा नाम आता है स्टीफन गिल का। आईआर क्रिटिकल थ्योरीज में पहला नाम आता है रॉबर्ट कॉक्स का। तो रॉबर्ट कॉक्स कैनेडियन इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्कॉलर रहे हैं और ये ग्रैमशी से काफ़ी इंस्पायर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने ग्रैमशियन जो थ्योरी है आईआर की उसको दिया, और तीसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने ग्रैमशी की टर्म उसको यूज़ किया जिसका नाम था इम्पीरियलिज्म इज सस्टेन बाय कंसेंट, यानी कि जो साम्राज्यवाद है वो सहमति के द्वारा कायम रहता है। और अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉक्स ने प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी और जो क्रिटिकल थ्योरीज होती है उनके बीच डिफरेंस स्थापित किया। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि इन्होंने आईआर में हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स की बात की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम है हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म। रॉबर्ट कॉक्स ने अपनी प्रमुख किताब जिसका नाम है सोशल फोर्सेस स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, जो कि 1981 में पब्लिश होती है, उसमें इन्होंने लिखा था कि थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड सम पर्पस। रॉबर्ट कॉक्स के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं, जिनमें पहला वर्क आता है द एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस, दूसरा आता है सोशल फोर्सेस स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर्स बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, और अगला आता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डिसऑर्डर। वहीं अगला आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दूसरे इम्पोर्टेंट स्कॉलर का नाम आता है स्टीफन गिल। तो स्टीफन गिल यॉर्क यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा के टोरंटो में स्थापित है, वहाँ के पॉलिटिकल साइंस में आईआर के प्रोफेसर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो नियो ग्रैमशियन आइडिया है उसको यूज़ किया और उसके ये रिनोड प्रोफेसर रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने ग्रामशी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ किया, जैसे अमेरिकन हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी, हिस्टोरिक ब्लॉक्स, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, स्टेट सिविल सोसाइटी, सो ऑन। स्टीफन गिल के जितने भी आपको स्क्रीन पर वर्क्स दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आईआर की क्रिटिकल थ्योरीज में अगला नाम आता है एंड्रयू लिंकलेटर का। तो ये इंटरनेशनल थ्योरिस्ट रहे हैं और क्रिटिकल थ्योरीज के फोरमोस्ट थिंकर रहे हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिनमें पहला कॉन्सेप्ट है कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फिलोसॉफिकल हिस्ट्री। इसमें इन्होंने कांट का जो एथिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म है उसको इन्होंने इसमें रिवाइज करने की कोशिश की। वहीं इसमें तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिटिकल कम्युनिटी, जिसमें इन्होंने 3 प्रकार की पॉलिटिकल कम्युनिटी की ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, जिनमें आता है मोर यूनिवर्सल, लेस यूनिवर्सल, मोर सेंसिटिव डिफरेंसेस। एंड्रयू लिंकलेटर के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनको आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आईआर की क्रिटिकल थ्योरीज में अगला नाम आता है रिचर्ड एशले का। तो रिचर्ड एशले पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने आईआर में बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर काम किया, साथ में क्रिटिकल थ्योरीज के ऊपर काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जाने जाते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला आता है ग्रोथ, रिवलरी एंड बैलेंस, दूसरा आता है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वॉर एंड पेस, अगला आता है द पॉवर्टी ऑफ न्यू रियलिज्म, वहीं अगला आता है यूनाइटिंग द सॉवरेन स्टेट, और लास्ट आता है लिविंग ऑन बॉर्डर लाइन्स। अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में मार्क्सिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम मार्क्सिज्म को डिटेल में डिस्कस करें, सबसे पहले मार्क्सिज्म की हम कुछ इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस को देख लेते हैं। तो मार्क्सिज्म की पहली जो अजम्पशन है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि जो पूंजीवाद है उसकी मार्क्सिज्म आलोचना करता है। आईआर के लेवल पर भी ये बोलता है कि जो कैपिटलिज्म है उसका कोलैप्स हो जाएगा।
और इसकी जो दूसरी विशेषता है या अजम्पशन है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ इम्पीरियलिज्म, यानी कि ये साम्राज्यवाद का भी क्रिटिसिज्म करता है। और इसकी अगली इम्पोर्टेंट फीचर है वर्ल्ड सोशलिज्म। ये बोलता है कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे समाजवाद को स्थापित किया जाएगा। वहीं इसकी अगली इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है, जिसमें ये कहता है कि जो प्रत्येक नेशंस हैं उनको अपने स्वयं के अधिकार हैं, यानी कि वे खुद अपने जो काम है वो कर सकते हैं, वो फ्री है, सॉवरेन है। वहीं अगला इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट या अजम्पशन ये है कि ये प्रोलेटरिएट इंटरनेशनलिज्म की बात करता है। ये बोलता है कि जो विश्व के मजदूर हैं उनके द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड सोशलिज्म की स्थापना की जाएगी, यानी कि पूरे के पूरे जो मजदूर है या आप ये कह सकते हैं कि प्रोलेटरिएट क्लास है उनके द्वारा ही वर्ल्ड सोशलिज्म की स्थापना की जाएगी। और इसका जो लास्ट अजम्पशन है या पॉइंट है वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये बोलता है कि आईआर में भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को स्थापित किया जाएगा जब वर्ल्ड सोशलिज्म की स्थापना की जाएगी, जब ना कोई क्लास रहेगी, जब ना कोई स्टेट रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम दो प्रकार के मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं, यानी कि इसके दो टाइप्स पढ़ते हैं, जिनमें पहला टाइप आता है थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म और दूसरा आता है डिपेंडेंसी थ्योरी। तो जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है रोजा लग्जमबर्ग का, दूसरा आता है लेनिन का, तीसरा आता है कार्ल कौट्स्की का और चौथा आता है विल वॉरेन का। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स को डिस्कस करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है रॉल्फ प्रेविश का, अगला नाम आता है हंस सिंगर का, फिर अगला नाम आता है फर्नेडो कार्डोसो का। इसमें हम एजी फ्रैंक को भी पढ़ते हैं, डॉस सेंटोस को भी पढ़ते हैं, एनरिक कार्डोजो को भी पढ़ते हैं, एडलवर्टो टोरेस रिवस को भी पढ़ते हैं, साथ में हम सामिर आमिन और इमैनुअल वॉलरस्टीन को भी डिस्कस करते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि इम्पीरियलिज्म क्या है। तो जब हम बात करते हैं इम्पीरियलिज्म की तो हम कह सकते हैं कि इम्पीरियलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें रिच और जो पावरफुल कंट्रीज़ है वो कंट्रोल करती है दूसरी कंट्रीज़ को, कॉलोनीज़ को, जो कि रिच नहीं है, जो कि पावरफुल नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्पीरियलिज्म को। तो इसमें जो पहला फेज है इसका नाम आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मोनोपोलीज। इसमें ये होता है कि दुनिया में प्रोडक्शन की शुरुआत होती है, कामकाज शुरू होते हैं और उत्पादन कार्य शुरू होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट फेज आता है बैंक्स मोनोपोलीज ऑफ कैपिटलिस्ट्स। इसमें यह होता है कि जो कैपिटलिस्ट है उनके पास पूंजी आ जाती है और उनका एकाधिकार हो जाता है प्रोडक्शन के ऊपर, कैपिटल के ऊपर। और तीसरा फेज आता है एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें जो पूंजी होती है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और चौथा जो फेज आता है इसमें आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इम्पीरियलिज्म, यानी कि जो यूरोपियन नेशंस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा अब एशिया और जो अफ्रीका में है, यानी कि वहाँ की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर इम्पीरियलिज्म को स्थापित किया जाता है। और अगला पॉइंट आता है डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड अमंग कैपिटलिस्ट एसोसिएशंस। यूरोप की जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है उनके द्वारा अब वर्ल्ड का डिवीज़न किया जाता है, वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीज़ हैं उनको कॉलोनाइज किया जाता है। लेकिन अगला जो स्टेज आता है इसमें ये होता है कि राइज ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस इन प्रोलेटरिएट क्लास, यानी कि प्रोलेटरिएट स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया गया, जहाँ पर इम्पीरियलिज्म को स्थापित किया गया, वहाँ पर अब क्या होता है कि जो स्टेट्स है वहाँ पर एक क्लास कॉन्शियसनेस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है लास्ट स्टेज में कि जो कैपिटलिज्म है उसको एबॉलिश किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वहारावाद है उसकी स्थापना की जाती है। थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म में पहला नाम आता है रोजा लग्जमबर्ग का। तो रोजा लग्जमबर्ग पॉलिश रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रही है, एंटी वॉर एक्टिविस्ट रही है, लिबर्टेरियन मार्क्सिस्ट रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 28 की उम्र में जर्मनी की न्यूट्रलाइज सिटीजन बन जाती है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहे हैं जिनको बस आपको याद करने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने हर प्रकार के नेशनलिज्म की आलोचना की है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये बिल ऑफ पावर की बात करती है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड रेवोल्यूशन दिया है।
अगला इनका कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, और अगला इनका कॉन्सेप्ट है पिरामिड ऑफ पावर, जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से यूएसएसआर में ब्यूरोक्रेसी पावरफुल हो जाती है, यानी कि यूएसएसआर में ब्यूरोक्रेसी का एमर्जेंस कैसे होता है और कैसे पावरफुल बनती है, इस पिरामिड ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया है। रोजा लग्जमबर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं, तो जितने भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बस आप इनको अच्छे से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला नाम आता है व्लादिमीर लेनिन का। तो लेनिन रशियन रेवोल्यूशनरी रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये फॉर्मर सोवियत यूनियन के प्रीमायर रहे हैं, नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इनका जन्म रशिया के उलेनवस्क में होता है 1870 में, इनकी डेथ हो जाती है 1924 को। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि फोकस किया रोल ऑफ आइडियोलॉजी के ऊपर। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बर्जुआ क्लास की आइडियोलॉजी होती है उसी तरह से प्रोलेटरेट क्लास की भी आइडियोलॉजी होती है। और इनके कुछ और इम्पोर्टेंट नोशंस या फिर आइडियाज़ रहे हैं, जिनमें पहला आता है वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटरेट, दूसरा आता है इंपीरियलिज्म इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, और अगला आता है डेमोक्रेटिक सेंट्रिसिज्म, और अगला आता है सोशलिस्टिक प्रोग्राम। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेनिन की इंपीरियलिज्म थ्योरी। तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी प्रमुख कृति इंपीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1917 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने इंपीरियलिज्म का नोशन दिया, जिसमें इन्होंने बेसिकली जो इंपीरियलिज्म है यानी कि साम्राज्यवाद है उसको क्रिटिसाइज़ किया था। इन्होंने इसमें कहा था कि जो सोशलिज्म है वो सिर्फ कैपिटलिज्म का विरोधी नहीं होना चाहिए, कैपिटलिज्म का एंटी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सोशलिज्म है वो इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद का विरोधी होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंपीरियलिज्म जो कैपिटलिज्म है उसकी उच्चतर अवस्था है, हायर स्टेज है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो सोशलिज्म है वो दोनों का विरोधी होना चाहिए, कैपिटलिज्म का भी और इंपीरियलिज्म का भी। इस तरह से इन्होंने कहा कि जो कैपिटलिज्म की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। व्लादिमीर लेनिन के जितने भी आपको वर्क्स दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला नाम आता है कार्ल कॉट्स्की का। तो कार्ल कॉट्स्की का जन्म होता है 1854 को जैक के पराग में, और इनकी डेथ होती है 1938 में नीदरलैंड्स के एमर्सडैम में। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जैक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर और मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि एंजल की डेथ के बाद इनको ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं। और इनके कुछ आइडियाज़ रहे हैं, जिनमें पहला आइडिया आता है हाइपर इंपीरियलिज्म, दूसरा आता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा आता है कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म, अगला आता है इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी, और अगला आता है फोकस ऑन पार्लियामेंट्री रोड टू सोशलिज्म एंड क्रिटिसाइज टू द रेवोल्यूशनरी रोड टू सोशलिज्म, और अगला आता है criticism to the dictatorship of the proletariat and support to the parliamentary democracy। कार्ल कॉट्स्की के जितने भी वर्क्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आप इन सब को अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं विल वॉरेन की। तो विल वॉरेन ब्रिटिश कम्युनिस्ट थिंकर रहे हैं, और ये जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी रही है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रही है उसके ये मेंबर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनको जाना जाता है एक प्रसिद्ध किताब के लिए जिसका टाइटल है इंपीरियलिज्म पायनियर ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1980 को पब्लिश होती है। और इनका दूसरा इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो है एडवांस्ड कैपिटलिज्म एंड बैकवर्ड सोशलिज्म, जो कि 1975 को पब्लिश होती है। और इनकी जो प्रमुख कृति है जिसका नाम इंपीरियलिज्म्स पायनियर ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें इन्होंने इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अब हम मार्क्सिज्म के सेकंड पार्ट यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी की शुरुआत होती है 1960 के दशक में, तब जब लैटिन अमेरिकन मार्क्सिस्ट जिनके नाम थे एजी फ्रैंक, रॉल प्रेबिश, हंस सिंगर, इमैनुअल वॉलरस्टीन और सामिर आमीन के द्वारा 1960 के दशक में पॉलिटिकल इकोनॉमी को डेवलप किया जाता है।
और नोट करने वाली बात यह है कि इन सभी जितने भी मार्क्सिस्ट रहे हैं, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया और इन्होंने ये कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसके अंतर्गत कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के द्वारा पुअर कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है और जो पुअर कंट्रीज़ है यानी कि बैकवर्ड कंट्रीज़ है ये एंटायरली डिपेंडेंट रहती है कैपिटलिस्ट या फिर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के ऊपर, जिसको कि डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉस सैंटोस ने अपनी प्रमुख कृति जिसका नाम है क्राइसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म, जो कि 1976 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जितनी भी मल्टीलेटरल कंपनीज होती है उनके द्वारा सभी नेशंस का शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, जिसको न्यू कॉरपोरेटिज्म भी कहा जाता है और न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहा जाता है। डिपेंडेंसी थ्योरी में कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट्स आते हैं, जिनमें पहला नाम आता है एजी फ्रैंक का, अगला नाम आता है रॉल्फ प्रेबिश का, फिर आता है सामिर आमिन का, अगला आता है इमैनुअल वॉलरस्टीन का, अगला नाम आता है रोनाल्ड चिलकोटे का, फिर अगला नाम आता है ऑसवेल्डो सोंकेल, फिर अगला नाम आता है हांस सिंगर और लास्ट नाम आता है डॉस सैंटोस। इन सभी थिंकर्स के नाम आप अच्छे से याद रख लें क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसको दिया था इमैनुअल वॉलरस्टीन ने। दूसरी बड़ी बात यह है कि इमैनुअल वॉलरस्टीन कहते हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम है इसको आप वर्ल्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं और वर्ल्ड जो इकोनॉमी है इसको आप कैपिटलिस्ट या फिर मार्केट इकोनॉमी कह सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने आईआर में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो मॉडल दिया, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि जो कोर कंट्रीज़ होती है उनके द्वारा पेरीफेरी और जो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ होती है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी कि जो पुअर कंट्रीज़ है और जो विकासशील देश हैं या फिर जो अल्प विकसित देश है इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है जो कैपिटलिस्ट रिच या फिर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ है। और इतना ही नहीं, जो सेमी पेरीफेरी की कंट्रीज़ है उनके द्वारा जो पेरीफेरी यानी कि अल्प विकसित देश है इनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इस तरह से ये एक चेन बनती है जिसके अंतर्गत इमैनुअल वॉलरस्टीन ने ये सारी बातें कही। इमैनुअल वॉलरस्टीन के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिनमें पहला आता है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, दूसरा आता है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर, अगला आता है आफ्टर लिबरलिज्म, वहीं अगला इम्पोर्टेंट आता है द एंड ऑफ वर्ल्ड एज वी नो इट, और लास्ट आता है अफ्रीका द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड यूनिटी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक साइड है कोर के नेशंस, दूसरी साइड है पेरीफेरी के और बीच में है सेमी पेरीफेरी। कोर में ऐसे नेशंस आते हैं जो रिच है, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है या फिर कैपिटलिस्ट नेशंस है। सेमी पेरीफेरी में डेवलपिंग नेशंस आते हैं और पेरीफेरी में अंडर डेवलप्ड नेशन आते हैं जो काफ़ी गरीब और पिछड़े हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है जब कोर के जो नेशंस हैं इनके द्वारा जो पेरीफेरी नेशंस हैं वहाँ से लो वेज लेबर लिया जाता है, कच्चा माल लिया जाता है और इस कच्चे माल से वस्तुएं बनाई जाती है और पेरीफेरी के जो नेशंस हैं इनको उच्च कीमतों पर बेची जाती है। इस तरह से कोर के जो नेशंस हैं उनके द्वारा पेरीफेरी के नेशंस का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो कोर के नेशंस हैं इनके द्वारा सेमी पेरीफेरी के नेशन से भी कच्चा माल लिया जाता है, यानी कि लो वेज लेबर लिया जाता है और इनको उच्च कीमतों पर बेचा जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो सेमी पेरीफेरी के नेशंस हैं उनके द्वारा जो पेरीफेरी के नेशंस हैं उनसे कच्चा माल लिया जाता है और इनको उच्च कीमतों पर बेचा जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कोर के नेशंस हैं इनके द्वारा सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी के नेशंस दोनों का ही एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और जो सेमी पेरीफेरी के नेशंस हैं इनके द्वारा पेरीफेरी के नेशंस का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स भी रही है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लें। जितने भी वर्क्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें और इन्हें रिवाइज कर लें। अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में फेमिनिज्म को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फेमिनिज्म क्या है आईआर में।
तो फेमिनिस्ट जो अप्रोच है आईआर में, इसका एमर्जेंस होता है थर्ड डिबेट, जो कि पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट स्कॉलर्स रहे हैं आईआर में, उनके बीच शुरू होती है। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि जो फेमिनिस्ट थिंकर है या जो फेमिनिज्म है, ये चैलेंज करती है जो ह्यूमन नेचर के बारे में जो मैस्कुलिन अजम्पशन है उसको ये चैलेंज करती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर है इसको सोशली कंस्ट्रक्ट मानती है। ये बोलती है कि इसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसमें वुमेन को सब ऑर्डिनेट बनाया जाता है, यानी कि कम आंका जाता है। अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो फेमिनिस्ट है, इन्होंने जो वुमेन को एक मार्जिनलाइज सेक्शन माना जाता है, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने कहा कि जो वॉर में वुमेन का एक्सपीरियंस रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, डिप्लोमेसी में जो रोल रहता है, उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इन्होंने ये कहा कि वुमेन की जो वॉइस है, नॉलेज है, पर्सपेक्टिव है और जो एक्सपीरियंस है, इसको भी ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सिंथिया एनलॉय ने अपनी प्रमुख कृति वेनाना विचेस एंड बेसिस, जो कि 1990 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने वुमेन का जो डिफरेंट रोल होता है, जैसे प्लांटेशन सेक्टर में, वर्कर्स में, डिप्लोमेटिक वाइब्स या सेक्स वर्कर के रूप में, इन सभी को इन्होंने हाईलाइट किया। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो आईआर फेमिनिस्ट थ्योरी है, इन्होंने स्टेट, वॉर, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी के साथ साथ इस बात पर भी स्टडी की कि वुमेन का ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या रोल रहता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की फेमिनिस्ट थ्योरी की कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स रही है, जिनमें पहला नाम आता है जे.एन. टिकनर का, दूसरा नाम आता है सिंथिया एनलॉय का, तीसरा नाम आता है कैरोल कॉन का, चौथा नाम आता है वेल हुक्स का, अगला नाम आता है स्पाइक पीटरसन का, अगला नाम आता है क्रिस्टाइन सेल्वेस्टर का और अगला नाम आता है सिंथिया वेबर का। जे.एन. टिकनर एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रही है और फेमिनिज्म की आईआर में सबसे बड़ी थिंकर मानी जाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने आईआर में फेमिनिज्म के मुद्दे को उठाया, यानी कि फेमिनिज्म को स्टार्ट किया, हाइट तक पहुंचाया और जेंडर इशू को इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में पहुंचाया। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं, जिनमें पहला आता है सेल्फ रिलायंस वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, दूसरा आता है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तीसरा आता है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स और अगला आता है अ फेमिनिस्ट वॉयाग थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस और लास्ट आता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन 9/11। इसके साथ साथ जे.एन. टिकनर का एक इम्पॉर्टेंट ऐसे पब्लिश होता है 1988 में, जिसका टाइटल था हंस मॉर्गनथाउज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म अ फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन। इसमें इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये मैंस का वर्ल्ड है, यानी कि मैन के द्वारा ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जाता है और जितने भी पावर कॉन्फ्लिक्ट के इशू है या फिर वॉरफेयर के इशू है, वहाँ पर पुरुषों को ही प्रायोरिटी दी जाती है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो डिप्लोमेसी है या फिर मिलिट्री सर्विसेज हैं या साइंस है या पॉलिटिक्स है आईआर में, उनमें भी मेल का ही डोमिनेंस रहा है, यानी कि ये एक ऐसे डोमेन है जहां पर पुरुषों का ही दबदबा रहा है। दूसरी तरफ जे.एन. टिकनर ने हंस मॉर्गनथ्यू के द्वारा दिए गए रियलिज्म के 6 प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया एज मैस्कुलिन ओरिएंटेड और इन्होंने हंस मॉर्गनथ्यू के जो 6 प्रिंसिपल्स है, इसको जो है इन्होंने फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से रिफॉर्मुलेट किया। तो इनमें पहला जो प्रिंसिपल आता है जे.एन. टिकनर का, वो है ऑब्जेक्टिविटी इज कल्चरली डिफाइंड एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद मैस्कुलिनिटी। तो जे.एन. टिकनर कहती है कि जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो कल्चरली डिफाइन है और ये जुड़ी है मैस्कुलिनिटी के साथ, यानी कि पुरुष के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि जितने भी कल्चर नॉर्म्स बनाए जाते हैं वो पुरुषों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। दूसरा जो थ्योरी है, यानी कि दूसरा जो प्रिंसिपल है, ये है कि नेशनल इंटरेस्ट इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड डायनामिक। ये कहती है कि जो राष्ट्र के हित होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, डिफरेंट आयाम होते हैं और डायनामिक होते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। और अगला जो मॉडल है यानी कि प्रिंसिपल है, वो है कि इन्होंने पावर को एक डोमिनेशन के रूप में देखा, जिसमें पुरुषों को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि पुरुष जो है उसको पावर को एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टूल के रूप में यूज़ करते हैं।
तो इस तरह से जो पावर है वो एक डोमिनेशन के रूप में है। अगला प्रिंसिपल ये है कि जितने भी पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं इनका मॉरल सिग्निफिकेंस होता है। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये आती है कि टिकनर कहती है कि मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स को कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अगला प्रिंसिपल ये आता है कि ये कहती है कि ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि पावर को एक कलेक्टिव एम्पावरमेंट के रूप में भी इंटरनेशनल एरेना में यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट प्रिंसिपल यानी कि सिक्स्थ प्रिंसिपल है रिजेक्शन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स। ये कहती है कि जो पॉलिटिक्स है उसकी ऑटोनॉमी नहीं होती है, स्वायत्तता नहीं होती है। आईआर की फेमिनिस्ट थ्योरीज में दूसरा इम्पोर्टेंट नाम आता है सिंथिया एनलॉय का। तो सिंथिया एनलॉय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रही है, फेमिनिस्ट राइटर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जानी जाती है आईआर में जेंडर और मिलिटरिज्म के ऊपर स्टडी करने के लिए। इन्होंने फेमिनिस्ट जो थ्योरी है आईआर की उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपनी प्रमुख कृति बनाना विचेस एंड बेसिस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कि 1990 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया जिस क्वेश्चन का टाइटल था वेयर द वुमेन इन आईआर, यानी कि आईआर में वुमेन कहाँ हैं, उनकी पोजीशन कहाँ है। इनके कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं जिनमें आता है द क्यूरियस फेमिनिस्ट, सर्चिंग फॉर वुमेन इन द न्यू एज ऑफ एम्पायर। अगला आता है जेंडर इज़ नॉट इनफ, द नीड फॉर फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस। और अगला आता है नीमोज वॉर, एमाज वॉर, मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ द इराक वॉर। और अगला आता है द बिग पुश, एक्सपोजिंग एंड चैलेंजिंग द परसिस्टेंस ऑफ पैट्रियार्की। और अगला आता है मिनोवर, द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटराइजिंग वुमेन्स लाइव्स। अगले थिंकर का नाम आता है कैरोल कॉन। तो ये अमेरिकन राइटर और फेमिनिस्ट थिंकर रही है। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने जेंडर इश्यूज़ को इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी उठाया, एड्रेस किया। और इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी इश्यूज़ है उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया। स्क्रीन पर जितने भी आपको इनके वर्क्स दिखाई दे रहे हैं आप इनको अच्छे से नोट कर लें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वहीं अगला नाम आता है सिंथिया वेबर का। तो सिंथिया वेबर यूएस आईआर फेमिनिस्ट स्कॉलर रही है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने रेगुलरली कंट्रीब्यूट किया बीबीसी रेडियो फोर्स वुमेन्स आर। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जानी जाती है सिलेक्शन ऑफ 14 फिल्म्स जिसको जाना जाता है आई एम एन अमेरिकन वीडियो पोर्ट्रेट्स ऑफ पोस्ट 9/11 यूएस सिटीजन्स। इनके जितने भी वर्क्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आप अच्छे से नोट कर लें। वहीं स्क्रीन पर जो आपको कुछ अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स दिखाई दे रहे हैं इनको भी आप अच्छे से नोट कर लें क्योंकि एग्जाम में वर्क्स काफ़ी पूछे जाते हैं। लास्ट में अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन आईआर को। तो सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो जब हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एमर्ज होता है मार्क्सिज्म की आलोचना के रूप में। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैकस डेरिडा और मिशेल फूको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के दो इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर हैं इन्होंने लैंग्वेज मीनिंग के ऊपर फोकस किया है जिसे फूको ने डिस्कोर्स कहा जो कि पॉलिटिकल पावर का प्रमुख डिटर्मिनेंट है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये शुरू होता है 1966 में तब जब डेरिडा ने स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले की स्टडी की ह्यूमन साइंस में एक डिस्कोर्स के रूप में। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं जो लिंग्विस्टिक सब फील्ड है जिसको आप सेमोटिक्स कहते हैं, जिसकी प्रमुख बात यह है कि ये स्टडी करता है साइंस और मीनिंग मेकिंग की, यानी कि किस तरह से साइंस काम करता है और मीनिंग को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। तो उससे ये इन्फ्लुएंस होकर शुरू होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो सेमोटिक्स है इसके प्रमुख थिंकर रहे हैं रोनाल्ड बार्थ्स। और इन्होंने काफ़ी स्टडी की रोल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, सिंबल के ऊपर, साइंस और मीनिंग के ऊपर कि किस तरह से मीनिंग से नॉलेज को प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को।
तो इसकी पहली फीचर ये है कि ये बोलता है कि जो सोशल आइडेंटिटीज़ होती है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, ये कोई नेचुरल नहीं होती है। दूसरा ये कहता है कि जो ट्रुथ होता है ये भी सब्जेक्टिव होता है, यानी कि ये कोई नेचुरल नहीं होता है, अलग अलग तरीके से जो ट्रुथ को है वो बनाया जाता है, इसीलिए ट्रुथ अल्टीमेट नहीं होता है, यानी कि अल्टीमेट ट्रुथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरा ये कहता है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, ये भी कोई अल्टीमेट नहीं होते हैं, इसीलिए ये इन सभी की डीकंस्ट्रक्शन की बात करता है। और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि जो मेटा नैरेटिव्स होते हैं उसको ये रिजेक्ट करता है। मेटा नैरेटिव्स का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री में हम जो चीज़ें क्रिएट करते हैं उनको हम मीनिंग देते हैं, तो उसको भी ये बोलता है कि वो भी कोई अल्टीमेट नहीं होती है, उनको ये रिजेक्ट करता है। और अगली इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये फोकस करता है नॉलेज पावर रिलेशनशिप के ऊपर, जिसको कि फूको ने दिया था। और अगली इसकी फीचर ये है कि जो मल्टीकल्चरल और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है उसके ऊपर ये बिलीव करता है। और इसकी अगली फीचर ये है कि ये बोलता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यानी कि जो भी क्रिएट किया जाता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। और इसकी अगली विशेषता ये है कि ये बोलता है कि जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, सारे के सारे ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। अब हम जैकस डेरिडा को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैकस डेरिडा फ्रेंच फिलोसोफर रहे हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया है और वेस्ट को क्रिटिसाइज़ किया है। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि जो पावर और लैंग्वेज है ये आइडिया से पहले आती है, जो कि कल्चरली प्रोड्यूस होती है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि इन्होंने कहा कि जो नॉलेज होती है वो सिस्टम के द्वारा क्रिएट की जाती है, यानी कि जो सिस्टम होता है उसकी मुट्ठी में होती है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि इन्होंने फेमसली कहा देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। इसके अलावा उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी जिसमें इन्होंने कहा द एंड ऑफ द बुक एंड द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लें। तो पहला वर्क है राइटिंग एंड डिफरेंस, दूसरा है मार्जिन्स ऑफ फिलोसॉफी एंड तीसरा है स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स। जैकिस डेरिडा के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी रहे हैं, जिनमें पहला कॉन्सेप्ट आता है डीकंस्ट्रक्शन, जिसको हमने डिस्कस किया है। दूसरा आता है डिफरेंस, इन्होंने डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट दिया। और तीसरा आता है बाइनरी अपोजिशंस। तो नोट करने वाली बात यह है कि जैकस डेरिडा ने ये कहा कि जो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी है उसका जो पूरा का पूरा क्रिएशन है ये बाइनरी अपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा जैसे स्पीच है तो स्पीच का उल्टा राइटिंग होता है। इन्होंने कहा प्रेजेंस का उल्टा अब्सेंस होता है, नेचुरल का उल्टा कल्चरल होता है और कॉज का उल्टा इफेक्ट्स होता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी है उसका जो एंटायर क्रिएशन है वो बाइनरी अपोजिशन है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर ले, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में अगले थिंकर का नाम आता है मिशेल फूको। तो मिशेल फूको फ्रेंच फिलोसोफर एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जुड़े हुए हैं फॉर्म्स ऑफ नॉलेज के साथ, यानी कि जो नॉलेज की फॉर्म्स है और जो नॉलेज एंड पावर रिलेशनशिप है उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इन्होंने कहा कि ट्रुथ ऑलवेज बीइंग अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि इन्होंने कहा कि जो ट्रुथ क्रिएट किया जाता है वो सोशली कंस्ट्रक्ट है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि इन्होंने ये कहा कि जो पावर और नॉलेज है उसमें एक रिलेशनशिप पाया जाता है जिसको कि यूज़ किया जाता है सोशल इंस्टीट्यूशन में सोशली कंट्रोल करने के लिए। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं, जिनमें पहला आता है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, दूसरा आता है द वर्थ ऑफ द क्लिनिक, अगला आता है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स और अगला आता है डिसिप्लिन एंड पनिश, वहीं अगला आता है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। मिशेल फूको के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट है बाई पावर, जिसको बाई पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, तीसरा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज गेम थ्योरी और अगला कॉन्सेप्ट है जीनियोलॉजी, वहीं अगला कॉन्सेप्ट है पावर नॉलेज रिलेशनशिप
और अगला कॉन्सेप्ट आता है गवर्नमेंटलिटी, और अगला कॉन्सेप्ट आता है पेनोप्टिसिज्म, और अगला कॉन्सेप्ट आता है रिजीम्स ऑफ ट्रूथ। वहीं अगला कॉन्सेप्ट आता है कैपिलरी सिस्टम, और लास्ट आता है सब्जेक्टिवेशन। इसी के साथ आज ये हमारा आईआर थ्योरीज का जो क्रैश कोर्स है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, एडुटेनमेंट किया होगा इन दोनों लेक्चर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।